Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you respiration in organisms. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहती है और ब्रीथिंग से ये कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो चलिए हम एनसीईआरटी को रीड करते हुए ये सारी बातें समझेंगे। तो रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो छोटे रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ ऑर्गेनिज्म वर्ड लिखा है, ना कि एनिमल्स या प्लांट्स या कोई कॉकरोच या कोई बैक्टीरिया या कोई फंगस, ऐसा नहीं लिखा है। सबको एक शब्द में लाने के लिए एक कॉमन वर्ड यूज़ किया गया है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन बी एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। So one day, Boojo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to town after a year. तो एक बार बूझो बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने दादा दादी या नाना नानी किसी का वेट कर रहा था, क्योंकि वो 1 साल के बाद उसके पास आ रहे थे। ठीक है, ही वॉज इन अ रियल हरी एंड ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप। ओके, सो वो बहुत ही जल्दी में था और वो जल्दी से उनसे जा करके उनको रिसीव करना चाह रहा था। कहाँ पे? बस स्टॉप पे। ही रैन फास्ट एंड रीच द बस स्टॉप इन अ मिनट, सो इन अ फ्यू मिनट्स। तो वो कुछ ही टाइम में बहुत तेज़ी से दौड़ा और थोड़ी देर में, 1 ही मिनट में वो बस स्टॉप पे पहुंच गया, क्योंकि बहुत तेज़ी से दौड़ के गया। ठीक है, ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली। बहुत, जैसे आप दौड़ते हो, कहीं पे दौड़ के जाते हो या बहुत तेज़ी से चल के जाते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है ना, तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो आप ऐसे करके, है ना, जब बहुत तेज़ रनिंग करते हो तो। सो ऐसे ही बूझो भी, ही वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था। हिज ग्रैंड मदर आस्क्ड हिम वाई ही वॉज ब्रीथिंग सो फास्ट। तो उसके ग्रैंड मदर ने पूछा कि तुम इतनी तेज़ी से हाफ क्यों रहे हो, कितनी तेज़ी से सांस क्यों ले रहे हो। तो बूझो ने उनको कहा, बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे, पूरे रास्ते दौड़ते हुए आया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड, बट उसके मन में एक सवाल जो है वो खुद ही आ गया कि But the question got stuck in his mind. He wondered why running makes a person breathe faster. अब वो ये सोचने लग गया कि तेजी से दौड़ने से और सांस तेजी लेने से इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कि अगर हम धीरे चलते हैं तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, अगर हम तेजी से चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो हमारी सांस भी उतनी ही तेज़ हो जाती है जितना तेज़ हम दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कोरिलेशन है कि क्यों हम जब दौड़ते हैं तो हमें जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, हम जल्दी जल्दी सांस क्यों लेने लगते हैं। ठीक है, सो द आंसर टू बूझोस क्वेश्चंस लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। तो इसका आंसर इसी बात में छुपा है कि हम सांस लेते ही क्यों हैं। ठीक है, पहले हमें ये समझना है। अगर हम ये समझ जाएंगे कि हम सांस क्यों लेते हैं तो हम ये भी रिलेशन समझ जाएंगे कि अगर हम तेज़ दौड़ते हैं तो हम तेज़ी से सांस लेते हैं और अगर हम धीरे चलते हैं तो हम आराम से सांस लेते हैं। ठीक है, सो ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग जो है वो रिस्पिरेशन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ठीक है, एक बड़ी प्रोसेस है जिसका कि नाम है रिस्पिरेशन, उसमें एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो अगर कई बार ये डिफरेंसेस आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, तो इसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, सो व्हाई डू वी रिस्पायर। अब हम रिस्पायर करते क्यों हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन होता क्या है। ब्रीदिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, और ये रिस्पिरेशन का एक हिस्सा है। तो रिस्पिरेशन क्या है। ठीक है, तो रिस्पिरेशन का अगर मैं कुछ शब्दों में बताऊं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है ना। अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमें कितना थकान से लगेगी, बहुत कमज़ोरी लगेगी, है ना। तो जो भी हम फूड खाते हैं और उससे जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी में, तो इस प्रोसेस में, ये पूरी जो प्रोसेस है फूड इनटेक करने की
और उससे एनर्जी डिराइव करने की और उस एनर्जी को यूज़ करने की ताकि हम यूजेबल वर्क कर सकें। इस पूरी प्रोसेस को हमने एक वर्ड में समराइज किया जिसका कि नाम है रिस्पिरेशन। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड एंड अदर प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस collectively termed as respiration. ठीक है, so in chapter 2 you learn that all organisms are made up of small microscopic units called cells. तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी छोटी सेल से मिलके बना है। ठीक है, सेल जो है हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हर एक ऑर्गेनिज्म कम से कम एक सेल से तो बना ही हुआ है। ठीक है, a cell is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain function. हर एक सेल जो है हमारी बॉडी में है वो कुछ फंक्शन, उसका कुछ रोल है हमारी बॉडी में, उसको करती है वो। ठीक है, सच एज न्यूट्रिशन करती है, कोई सेल हमारे न्यूट्रिशन में हेल्प करती है। कुछ सेल्स जो है दे परफॉर्म ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सामान को दूसरी जगह बॉडी में मूव करने का काम करती हैं। कुछ सेल एक्सक्रीशन में, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करती हैं। कुछ सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए काम करती हैं। टू परफॉर्म दीज फंक्शंस ऑल सेल्स नीड एनर्जी। तो ये सारे फंक्शंस डिफरेंट तरह के फंक्शंस डिफरेंट तरह की सेल्स करती हैं, लेकिन इन सब फंक्शंस को करने के लिए उनको एक चीज़ चाहिए, वो क्या है? एनर्जी, है ना। चाहे आप खेलो, चाहे आप पढ़ो, चाहे आप डांस करो, चाहे आप खाना खाओ, कोई भी फंक्शन करो, आपको एनर्जी चाहिए, है ना। वैसे ही सेल हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। तो हर एक काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा, बट एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? पर ये एनर्जी आती कहाँ से है? कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? क्या आप बता सकते हो आपके पेरेंट्स हमेशा आपको क्यों कहते हैं कि ठीक से खाना खाओ, ठीक से खाना खाओ, है ना, कहते हैं ना। सो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो जो हम खाना खाते हैं, जो फूड का इंटेक करते हैं, इसी फूड के अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी रहती है। और जब हम इस फूड को खाना खाते हैं तो इस फूड के डाइजेशन से हमारी बॉडी में बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। ठीक है, सो द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ठीक है, रिस्पिरेशन के दौरान इस फूड में जो स्टोर एनर्जी रहती है वो आपकी रिलीज होती है। ठीक है, सो देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सारे ऑर्गेनिज्म रिस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं सो दैट दे कैन हैव सम एनर्जी। ओके, ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर। ब्रीदिंग जैसे मैंने बताया कि हम ब्रीदिंग के दौरान एयर को इनटेक करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें कितनी ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और 71% नाइट्रोजन है, और बाकी जो अदर गैसेज हैं CO2, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, इन सब का परसेंट बहुत कम अमाउंट में है। बट मेजर पोर्शन हमारे ऑक्सीजन का, जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैस है उसमें मेजर पोर्शन नाइट्रोजन का है और 21% ऑक्सीजन का है। ठीक है, सो वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम हवा अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हम ज़्यादा लेते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें मेजर पोर्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। जब ब्रीथ आउट करते हैं उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो हम जब ब्रीथ इन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 का परसेंटेज ज़्यादा रहता है ब्रीथ आउट में। ठीक है, द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल्स। तो जब हम सांस लेते हैं ऐसे, तो सांस लेते तो ये सारी एयर जो है हमारी लंग्स के थ्रू, एल्वोलियाई के थ्रू जाती है हमारे लंग्स में। वहाँ पे इन ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड, ये ऑक्सीजन हमने ऐसे ली तो ये हमारी एल्वोलियाई में गई, वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स
में ये ऑक्सीजन जाके घुल जाती है। तो ब्लड के ऊपर, आरबीसी के ऊपर ये ऑक्सीजन जाके कंबाइन कर देती है और ये ब्लड जो है हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक जाता है। तो ये थ्रू ब्लड ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचती है, ठीक है। और साथ के साथ जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वो रिस्पिरेशन के दौरान, एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारा CO2 रिलीज करती हैं। तो ये CO2 फिर ब्लड में आ जाता है और ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में आके यहाँ पे फिर से गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर वहाँ से ये CO2 हमारे लंग्स के थ्रू होते हुए हमारी नाक से फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक होता रहता है हमारी बॉडी में और हम इसको कहते हैं ब्रीदिंग और ये रिस्पिरेशन का एक ये हिस्सा है, ठीक है। So the air we breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In the cells, oxygen in the air helps in the breakdown of food. तो जो भी फूड है इसके ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन मदद करती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन करती है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल्स विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रिस्पिरेशन। हर एक सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जो भी फूड का जो ब्रेकडाउन होता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो सेलुलर रिस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म की हर सेल में होता है। सो इन द सेल द फूड ग्लूकोज, तो यहाँ फूड का मतलब रॉ फूड नहीं है, जैसे फूड तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता है, ठीक है। फूड का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज से है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम से बहुत सारा ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचता है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन फिर ये सेल्स करती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, रॉ फूड की नहीं, ठीक है। फूड का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज है, हर एक सेल के पास ग्लूकोज जाता है, पर ग्लूकोज ही अल्टीमेट सोर्स नहीं है। मतलब ग्लूकोज का फिर से फर्दर ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट प्लस वाटर और बहुत सारा ATP रिलीज होता है और ये ATP हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी है, ठीक है। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एनर्जी की तरह स्टोरेज, एक एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है, क्योंकि अगर एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती हीट के फॉर्म में तो हीट इन्वायरमेंट में चली जाती है ना, या अगर फ्लेम के फॉर्म में होती तो वो भी इन्वायरमेंट में, लाइट के फॉर्म में होती वो भी इन्वायरमेंट में चली जाती। तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती तो हमें एनर्जी मिलती ही नहीं। इसीलिए हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म है कि जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती रहती है और बॉडी के किसी भी सेल को किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करके जा सकती है यूज़ होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है कि ताकि हम उसे जब मर्जी आए जिस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इन द सेल्स द फूड या ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन, और इसके साथ में हमें बहुत सारा एनर्जी भी मिलता है, ATP मिलता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। तो जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, मतलब उनको अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती है, तो उनको हम कहते हैं एनएरोबिक, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको हम कहते हैं एरोबिक, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और इस तरह के रिस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उस तरह के रिस्पिरेशन को हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी, अगर यहाँ पे दोनों ही जगह पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा गया है, बट यहाँ पे एक जगह पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। सो ग्लूकोज अगर हम यहाँ पे लिख दें कि ग्लूकोज इन द
प्रेजेंस, एब्सेंस की जगह प्रेजेंस, ठीक है। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ अल्कोहल नहीं होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ओके। एनर्जी रिलीज होगी, ओके। और वाटर रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी किसके फॉर्म में रहती है? एटीपी की, ठीक है। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी के फॉर्म में हमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो वाटर रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। So you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है एंड दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि यीस्ट, ठीक है। यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। आपने सुना होगा कि कई जो केक है या बेकरी इंडस्ट्री है उसमें यीस्ट का यूज़ होता है, ठीक है। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर लाइक वेरियस पर्पस, लाइक ब्रेड बनाने में। इनकी जब रिस्पिरेशन करते हैं तो ये बहुत सारा CO2 रिलीज़ करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा रिलीज़ करते हैं जो कि हेल्प करता है किसमें? ब्रेड को या केक को फ्लफीनेस देने में, ओके। सो और इसी वजह से ये ऑक्सीजन नहीं लेते, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं एंड दे आर कॉल्ड एनारोब्स। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनको कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उनको हम कहते हैं एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रिस्पिरेशन, और ये जो रिस्पिरेशन करते हैं एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन लिखी गई है, ये एनारोबिक रिस्पिरेशन की इक्वेशन है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है बट ये एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रिस्पिरेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक रिस्पिरेशन में। बट एनारोबिक रिस्पिरेशन में एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, अल्कोहल, ठीक है। इसीलिए वाइन इंडस्ट्री, अल्कोहल और बेवरेज इंडस्ट्री में यीस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे इस प्रोसेस को यूज़ करके हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। यीस्ट क्या होती है? एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया गया है। यीस्ट जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके के ये फंगस होते हैं, ठीक है। फंगस, यीस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस। Yeast are single cell organism. They respire anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer. Wine और beer बनाने में इनका यूज होता है, ठीक है। Our muscle cells can also respire anaerobically. हमारी मसल सेल्स भी anaerobically respire कर सकती है at स्पेशल केसेस, ठीक है। स्पेशल टाइम्स में हमारी जो मसल की सेल्स है वो भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रिस्पिरेशन कर सकती है, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन का ही हिस्सा है बट फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय के लिए कर सकती है। व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब हम भागते हैं, जैसे कि अभी बूझो भाग के गया था अपने दादा दादी को रिसीव करने के लिए, तो जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो बहुत तेज़ी से यूज़ होती है, ठीक है। तो उतनी तेज़ी से एनर्जी हमारी बॉडी में बन नहीं पाती है। साथ ही जितनी तेज़ी से एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है उतनी तेज़ी से हम सांस नहीं ले पाते हैं। हम सांस लेते हैं तेज़ी से, हमारी रिस्पिरेशन, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है बट वो सफिशिएंट नहीं होती है। उस वजह से थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी भी, हमारी जो बॉडी की मसल सेल्स हैं वो भी एनर्जी का प्रोडक्शन एनारोबिक मोड से कर सकती है। सो व्हेन देयर इज अ टेम्पोररी डेफिशिएंसी ऑफ oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. तो जब हम इस तरह की एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है। बट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। हम कुछ खास अमाउंट में ही ऑक्सीजन ले सकते हैं, जैसे एक फिक्स अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट में ही मैं ऑक्सीजन ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो उस टाइम एनर्जी की डिमांड को मीट करने के लिए एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये भी बॉडी की एक एडेप्टेशन है, थोड़े टाइम के लिए एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। So then anaerobic respiration takes place in the muscle cells to fulfill the demand of
एनर्जी। तो इस तरह के जो कि जो ग्लूकोज है वो मसल्स में प्रेजेंट रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम यहाँ देख सकते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारी बॉडी में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है वहाँ पे अल्कोहल ना प्रोड्यूस होकर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। ठीक है, ये हमारी मसल सेल्स का इक्वेशन है, इन मसल सेल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की हैवी या कह सकते हो कि बहुत डिमांडिंग एक्सरसाइजेस के बाद, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रिस्पायर एनारोबिकली। ओके, तो इस तरह की हैवी एक्सरसाइज के बाद कई बार आपने सुना होगा कि मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मतलब आपकी मसल्स में बहुत दुखता है, पैर दर्द होने लगते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा वॉकिंग किसी दिन कर लीजिए तो बहुत ज़्यादा पैर दुखता है, क्यों? Have you ever wondered why you get muscle cramps after heavy exercise? The cramps occur when muscle cells respire anaerobically. ये जो मसल में क्रैम्प्स आते हैं, मसल दुखती है, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन की वजह से होती है, क्योंकि ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन, ये हमारी जो बॉडी की सेल्स है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड the partial breakdown of glucose produces lactic acid. The accumulation of lactic acid causes muscle cramps. इस lactic acid के accumulation की वजह से muscle cramps होती है। ठीक है, we get relief from cramps after a hot water bath or a massage. तो ये जो lactic acid है इसका भी breakdown अल्टीमेटली एनर्जी के फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में। इस तरह की मैकेनिज्म है, इसकी स्टडी आप हायर क्लासेस में करोगे कि लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन कैसे होता है बॉडी में। फिर ये लैक्टिक एसिड जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या मसाज करवाते हैं, तो फिर मसाज की वजह से और हॉट बाथ लेने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई उस जगहों पे थोड़ी फास्ट होती है, और उससे लैक्टिक एसिड जो भी एक्यूमुलेट हुई रहती है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, वहाँ से वो यूज़ हो जाती है। तो फिर हमारी मसल्स क्रैम्प्स में हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है उस वजह से। ठीक है, सो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेस मसल क्रैम्प्स। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। कैन यू गेस व्हाई इज इट सो? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो हॉट वाटर बाथ या मसाज से ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और वहाँ से लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हट जाता है, ब्लड ज़्यादा वहाँ पे जाएगा तो ब्लड में लैक्टिक एसिड डिसॉल्व होकर वहाँ से हट जाएगी और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, so hot water bath or massage improves the circulation of blood. As a result, the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. ठीक है, तो इस तरीके से हम लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प होता है, और जब थोड़े टाइम के बाद ये लैक्टिक एसिड वहाँ से हट जाता है, जब हम रेस्ट फेज में जाते हैं, जब एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं या मसाज कराते हैं, तो हमारी बॉडी को ये जो पेन है, क्रैम्प्स है, उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। ओके, सो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीथिंग की, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स इनटू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।